हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 299 से 377 पर आधारित वीडियो क्रमांक 5 को देखेंगे। सभी न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए, क्लेट एग्जाम एवं अन्य ऐसी परीक्षाएं जिनमें कि भारतीय दंड संहिता वाले भाग से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन लाइव स्टडी को डाउनलोड करके विभिन्न परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ 20 प्रश्न प्रतिदिन की इंग्लिश मीडियम से रेगुलर टेस्ट सीरीज तथा 10 प्रश्न प्रतिदिन की ₹1 प्रतिदिन की दर से हिंदी माध्यम में रेगुलर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से लाइव स्टडी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसके स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप विभिन्न ऐसी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज को काफ़ी कम कीमत में ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्न क्रमांक 81 है कि किस बात में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को संसद के द्वारा निकाल देना चाहिए। पहला मामला है अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। उपयुक्त दोनों तथा उपरोक्त में से किसी भी मामले में नहीं है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था पी रतिराम के मामले में धारा 309 के संबंध में बताया गया था कि धारा 309 असंवैधानिक है, जिसे कि भारतीय दंड संहिता में से हटा दिया जाना चाहिए। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ का मामला ये इच्छा मृत्यु से संबंधित है तथा श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला, इस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। पी रतिराम बनाम भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह निर्धारित किया था कि धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करने के कारण असंवैधानिक है। न्यायालय ने आगे यह भी कहा था कि इस धारा को अब संहिता से निकाल दिया जाना चाहिए, परंतु श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996, पी रतिराम का मामला ये 1994 का है तथा श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला ये 1996 का है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए निर्णय दिया गया था कि धारा 309 ये संवैधानिक है तथा जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 82 है कि ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है। द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू हत्या से, आपराधिक मानववध से, आत्महत्या के दुष्प्रेरण से या आत्महत्या करने के प्रयत्न से। श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ये मामला आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदला गया था एवं कहा गया था कि जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु का या मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ये आत्महत्या करने का प्रयत्न ये धारा 309 है। आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित मामला धारा 306 है। आपराधिक मानववध से संबंधित मामला या आपराधिक मानववध को जहाँ परिभाषित किया गया है ये धारा 299 है और हत्या को जहाँ परिभाषित किया गया है ये धारा 300 है। इस तरह से इन पर जो सेक्शंस हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी आप साथ के साथ याद करते हुए चलें। तो प्रश्न क्रमांक जो 82 है इसका सही आंसर यहाँ पर डी है। प्रश्न की व्याख्या श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के वाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 309 अर्थात आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित बताया गया है तथा इस वाद में आत्महत्या करने के प्रयत्न को उच्चतम न्यायालय ने दंडनीय माना है। प्रश्न क्रमांक 83 है कि क ने घोषणा की कि वह आत्महत्या करना चाहती है। क कोई महिला है तथा उसके द्वारा ये घोषणा की जाती है कि वह सुसाइड या आत्महत्या करना चाहती है और एक कुएं की तरफ दौड़ती है, लेकिन ख के द्वारा पकड़ी जाती है और कुएं में कूदने से रोक ली जाती है। क ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। प्रश्न समस्यात्मक कई बार पूछा गया है। अब यहाँ जो बात है मुख्य रूप से सोचने की कि क के द्वारा जो घोषणा की गई है कि वह आत्महत्या करना चाहती है तथा कुएं की तरफ जाती है, लेकिन कुएं में कूदती नहीं है और कूदने से पहले उसको रोक लिया जाता है, तो यहाँ भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध बनेगा पूछा गया है।
पहला है आत्महत्या के प्रयत्न का, दूसरा है सदोष मानव वध के प्रयत्न का, तीसरा है आत्महत्या कारित करने की तैयारी का तथा कोई अपराध नहीं। तो देखिए आत्महत्या के प्रयत्न यहाँ पर क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य हुआ नहीं है, केवल उसके द्वारा ऐसा बोले जाने से यह बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि हाँ वो आत्महत्या कर ही रही थी। तो आत्महत्या का कोई भी प्रयत्न यहाँ पर नहीं किया गया है। मानव वध से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है। आत्महत्या कारित करने की तैयारी, ऐसी कोई तैयारी भी उसके द्वारा नहीं की गई है कि आत्महत्या कारित करने की वो तैयारी उसके द्वारा की गई हो। दूसरा ये कि आत्महत्या कारित करने की तैयारी को कहीं भी दंडनीय नहीं बताया गया है। ऑप्शन क्रमांक डी है कि कोई अपराध नहीं किया गया। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी है कि उसके द्वारा, उस महिला के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। धारा 309 में विहित आत्महत्या के प्रयत्न का अपराध तब गठित होता है जबकि आत्महत्या के लिए कार्य कर लिया गया हो, अर्थात आत्महत्या के लिए कोई कार्य होना चाहिए। प्रस्तुत प्रश्न में ए का कार्य उसका आशय स्पष्ट नहीं करता। ए का जो कार्य है वो कुएं की तरफ दौड़ रही है, लेकिन कुएं की तरफ दौड़ना उसके आशय को स्पष्ट नहीं करता है। हो सकता है कि कुएं में कूदने से पहले उसकी विचारधारा बदल जाए और वह आत्महत्या के विचार को त्याग दे। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आत्महत्या के लिए उसके द्वारा कोई भी उसका आशय स्पष्ट नहीं है कि वो आत्महत्या करना चाहती थी, क्योंकि कुएं में कूदने से पूर्व भी वह अपने विचार को बदल सकती थी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कृत्य अपराध नहीं है? आत्महत्या, हत्या, डकैती की तैयारी तथा हत्या का प्रयत्न। तो देखिए कौन सा कृत्य, अगर मान लीजिए आपके द्वारा हत्या की जाती है तो हत्या का कृत्य अपराध नहीं है, उसके लिए दंड दिया जाता है। डकैती की तैयारी ये भी दंडनीय है, हत्या का प्रयत्न ये भी दंडनीय है। लेकिन आत्महत्या, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसे उसके लिए कोई भी सजा न्यायालय के द्वारा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ही ली, अर्थात उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ही लिया है, तो फिर यहाँ उस अपराध के लिए दंड दिए जाने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है कि सुसाइड अर्थात आत्महत्या ये कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हत्या को धारा 302, हत्या के प्रयास को धारा 307, जो हत्या के लिए दंड है वो धारा 302 में दिया गया है। हत्या के लिए प्रयास का दंड धारा 307 में दिया गया है। डकैती की तैयारी धारा 399 में है, जबकि आत्महत्या के संबंध में आपराधिक कृत्य को नहीं बताया गया है। आत्महत्या का प्रयत्न धारा 309 में दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करते हुए पकड़ा जाता है तो धारा 309 के तहत उसे दंडनीय माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है? पहला है आत्महत्या, आत्महत्या का प्रयास, हत्या तथा हत्या का प्रयास। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए है कि आत्महत्या एक अपराध नहीं है। प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता के अधीन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठग को धारा के सामने धारा 309 लिखा हुआ है, सिक्के का कूटकर्ण धारा 231 है, रिश्वत 171 खमे है तथा लिंग को धारा 8 में परिभाषित किया गया है। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ठग को धारा 309 में परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 309 ये आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। बाकी सिक्के का कूटकर्ण धारा 231 में, रिश्वत को 171 खमे तथा लिंग को धारा 8 में बताया गया है। ठग को बताया गया है धारा 310 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 310 में ठग शब्द को परिभाषित किया गया है और ये बताया गया है कि जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय, इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा भी या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से अभ्यासतः संयुक्त रहता है, वह ठग है या ठग कहा जाता है। धारा 309 आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 87 है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा ठग शब्द को परिभाषित करती है? तो धारा 310 ये ठग शब्द को परिभाषित करती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। धारा 311 के अनुसार जो कोई ठग होगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 311 ठग के संबंध में, अपराध के दंडनीय होने के संबंध में उसके सजा को बताती है कि धारा 311 जो कि आजीवन कारावास से दंडनीय है बताया गया है। धारा 312 ये गर्भपात कारित किए जाने से संबंधित है तथा धारा 234 ये भारतीय सिक्के के कूटकर्ण के लिए उपकरण बनाना या बेचना
से संबंधित है धारा 234। इन पर सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका, ये गर्भपात कारित करना आदि से संबंधित लेकर के सेक्शन 312 से और 318 पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि गर्भपात करने के आशय से एक्स एक गर्भवती महिला बाई को एक औषधि खिलाता है, उसका आशय है गर्भपात कारित करने का। प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है गर्भपात कारित करने के आशय से ए के द्वारा एक गर्भवती महिला बाई है को एक औषधि खिलाई जाती है, गर्भ में शिशु की हत्या हो जाती है। नेक्स्ट है कि वह दोषी होगा, हत्या का दोषी होगा। आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है का दोषी होगा, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, या गर्भपात कारित करने का दोषी होगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर डी है कि वह गर्भपात कारित करने का दोषी होगा, क्योंकि उसका आशय था और आशय के साथ उसने उस महिला को दवा खिलाई थी जिससे कि उसका गर्भपात हो जाए। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। गर्भपात कारित करने के आशय से एक गर्भवती महिला को एक औषधि खिलाई जाती है, गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाती है तथा गर्भपात कारित करने का ऐसा व्यक्ति दोषी माना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है कि परिवार नियोजन का विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति क ने, परिवार नियोजन का विशेषज्ञ है ऐसा वह व्यक्ति दावा करता है, उस व्यक्ति ने क ने य को कुछ रसायन दिया, क के द्वारा य को कुछ रसायन दिया गया और रसायन का उपभोग करने से य के गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। क ने कौन सा अपराध कारित किया है, क के द्वारा कौन सा अपराध कारित किया गया है? कोई अपराध नहीं, हत्या का अपराध है। आपराधिक मानववध का अपराध जो कि हत्या की श्रेणी में नहीं आता, तथा गर्भपात कारित करने का अपराध। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है कि गर्भपात कारित कराने का अपराध उसके द्वारा किया गया है। सही ऑप्शन ऑप्शन क्रमांक डी। धारा 313 के अनुसार जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, स्त्री की सम्मति की आवश्यकता है तो स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से। दोनों में से किसी भी भांति के कारावास का तात्पर्य होता है कि सादा कारावास या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अर्थात या तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा, अन्यथा 10 वर्ष तक का या तो साधारण कारावास होगा या कठोर कारावास होगा दिया जाएगा और जुर्माना भी साथ में आरोपित किया जाएगा। इस प्रश्न में रसायन परिवार नियोजन के लिए दिया गया था, रसायन जो दिया जाता था वो परिवार नियोजन के लिए दिया जाता था, अतः स्पष्ट है कि स्त्री की सम्मति परिवार नियोजन के बारे में थी, गर्भपात के बारे में नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि क कोमल वय के शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है, यद्यपि उसके परिणामस्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती है, तो क ने कौन सा अपराध किया है? क एक कोमल वय के शिशु की मृत्यु कारित करने के आशय से, क का आशय है उस शिशु की मृत्यु कारित करने का। क के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? हत्या का प्रयास किया गया है, गंभीर उपपत्ति कारित करने का प्रयत्न किया गया है, कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। ऑप्शन क्रमांक डी है कि साधारण उपपत्ति कारित करने का प्रयत्न। अब देखिए प्रश्न में यहाँ दिया गया है कि उसकी मृत्यु कारित करने का उसका आशय था, तो मृत्यु कारित किए जाने का जब आशय है और ऐसे कार्य किए जाने के आशय से ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे स्थान में बिना किसी सुरक्षा के उसे छोड़ देता है जबकि वह चाह रहा है कि इसकी मृत्यु कारित हो जाए, तो सीधे सीधे वह उस व्यक्ति पर हत्या का जो या मर्डर का हत्या के प्रयास के लिए उसका चार्ज लगाया जाएगा। अर्थात उसका आशय था हत्या का प्रयास किया जाने का कि वह उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो सही ऑप्शन यहाँ पर उस शिशु की मृत्यु हो जाए, तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए है कि हत्या का प्रयास। शिशु की मृत्यु नहीं होती है तो क के द्वारा जो अपराध किया गया है वो हत्या के प्रयास का अपराध किया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे के सेक्शन 319 से और 338 पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन ला स्टडी को डाउनलोड करके विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए
HGS परीक्षा के लिए हिंदी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम में टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।